दो देश एक ही दिन आजाद हुए। दोनों की आजादी में मात्र 24 घंटे का लगभग फर्क होगा, लेकिन एक देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आईटी इंडस्ट्री का सुपर पावर है, वर्ल्ड की फार्मेसी है, वो है हमारा भारत देश। और दूसरा देश जो कि पाकिस्तान है, वो विश्व में टॉप 10 में नहीं, 20 में नहीं, 40 में भी नहीं भैया, 44वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और फैक्ट्री फार्मेसी की नहीं, वो आतंकवाद की फैक्ट्री है। और अपनी डेली जरूरतों के लिए कभी अमेरिका पे निर्भर है, कभी चाइना पे निर्भर है, कर्जदारों जैसी जिंदगी बिता रहा है और धीरे धीरे अपना देश और जमीन गिरवी रखता जा रहा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान के ताजा हालातों पे कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी की है। उनका एक मंत्री कहता है, अरे भैया चाय मत पियो, हम चाय इंपोर्ट करते हैं, उसका पैसा नहीं है, तुम चाय पीना बंद करो या एक चाय कम पिया करो। सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है, कोई भी विवाह हो, समारोह, वहाँ पे एक व्यंजन, कोई डिश कम बनाओ भैया, खर्चे बचा लो। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के सरकार के पास पैसे नहीं है। व्यापारियों को कहा जा रहा है कि भैया फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम कर लिया करो, थोड़े पेट्रोल के पैसे ही बच जाएंगे। स्ट्रीट लाइट के लिए कह रहे हैं, भैया एक दिन छोड़ के एक दिन जलाओ, थोड़ी सी बिजली बचेगी। आखिर ऐसी कौन सी कंगाली आ गई है इस कंगाल देश में? आखिर ये कंगाली आई कैसे? तो आपको याद हो कि श्रीलंका में जो हालत थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे एक बात समझाई थी। मैं 1 मिनट में आपको सिंपल सी समझाता हूँ, एकदम देसी भाषा में, कि संकट क्यों आता है पाकिस्तान पे, कभी इस पे कभी इस पे। सिंपल सी बात है, देखो देश या तो इतना समृद्ध हो कि अपने खाने पीने की चीजें या अपने जरूरत का सामान खुद ही पैदा कर ले, खुद ही प्रोडक्शन कर ले, खुद ही प्रोड्यूस कर ले, नहीं। और अगर वो नहीं हो तो उसकी जेब में इतना पैसा हो कि बाहर से मंगा के खा सके। और बाहर से जो मंगाना है उसके लिए आपको चाहिए पैसा, और वो चाहिए फॉरेक्स रिजर्व, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास भैया डॉलर होने चाहिए। अब क्या होता है, जो श्रीलंका में हुआ और जो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इनका फोकस किसी अपने प्रोडक्शन पे तो है नहीं, इनके पास उद्योग धंधे ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं डालते, इनके पास कुल मिला के ले दे के जो पैसा खर्चा करना है, इनको या तो आतंकवाद पे करना है या सेना पे करना है। तो अब खुद का कुछ प्रोड्यूस किया नहीं, और बाजार से बाहर सारी चीजें बाहर से। ये जो चाय पीने के लिए मना किया है ना, $600 मिलियन की चाय इंपोर्ट करते हैं, खुद की चाय खुद नहीं उगा पा रहे। तो ये चाय जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए इनको डॉलर देना पड़ता है। अब इनके डॉलर की संख्या कम पड़ रही है, क्यों? क्योंकि पहली बात, इनके पास पैसा तो है ही नहीं, उद्योग धंधे तो है ही नहीं, कमाई तो है ही नहीं, इनका काम कैसे चल रहा है? पहले अमेरिका से कर्जा ले लेते थे, अब अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया तो अब चाइना से कर्जा ले लेते हैं। पहले ओरिजिनल पापा भारत है, उससे तो कुछ नहीं कहते, एक नया पापा बनाया था अमेरिका, उसने मुंह मोड़ लिया, एक और नया पापा बना लिया। इनको पापा बनाने का बड़ा शौक है। सो इन शॉर्ट, जब फॉरेक्स रिजर्व कम होता है तो ये सारी टेंशन आती है। अब इन्होंने जो अपने नए वाले, इनके जो लेटेस्ट वाले पापा है चाइना, वो पूरे वर्ल्ड में बदनाम है अपनी चाइनीज नीति के लिए। उनकी चाइनीज नीति क्या है कि जितने भी ऐसे देश मिले जो संख्या में या तो जनसंख्या में छोटे हो, जहां पे विकास नहीं हुआ हो, या जहां की जो लीडरशिप है वो करप्ट हो, ऐसी लीडरशिप ढूंढो, ऐसे देश ढूंढो, उनको कर्ज दो, कर्ज के जाल में फंसा लो। वो क्या करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों के लिए कर्ज देते हैं जो कि हमको पता है आप चुका ही नहीं पाओगे। जैसे महाजन किया करते थे, भैया आपकी बहुत वैल्यूएबल जमीन बहुत छोटे से पैसों में ले लेते थे, और कुछ समय बाद पैसा, उसको पता है कि किसान पैसा नहीं चुकाएगा, जमीन अपन कब्जा कर लेंगे। एग्जैक्टली वो वाला काम चाइना बाकी देशों के साथ करता है। पाकिस्तान के सभी प्रमुख एयरपोर्ट गिरवी पड़े हैं चाइना के पास। लाहौर एयरपोर्ट का जो रेवेन्यू है भैया उधर जा रहा है, इस्लामाबाद है, कराची है, जितने भी एयरपोर्ट है ना, और जितने भी कई मुख्य ऐसी चीजें हैं जो सैन्य के हिसाब से या बाकी कमर्शियल के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती है, वो लगभग सारी भी चीजें चाइना अपने अंदर गिरवी रख चुका है। चाइना जब लोन देता है तो मार्केट रेट पे लोन नहीं देता, मार्केट रेट के डबल पे, ट्रिपल पे लोन देता है। जब एक देश दूसरे देश को मदद करता है या लोन देता है तो रेट 1 से 1.5% के बीच में रहती है सालाना, लेकिन चाइना जब मदद करता है तो रेट चल जाती है 3। और अब की बार चाइना से एक कदम आगे निकल गया सऊदी अरब, क्योंकि ये जो हमारे सर्टिफाइड भिखारी हैं, कटोरा वाले, ये कटोरा लेके कहीं भी चले जाते हैं। तो अब की बार कटोरा लेके सर्टिफाइड भिखारी गए सऊदी अरब के पास, तो सऊदी अरब ने जो अब की बार इनको लोन दिया है, इतनी जबरदस्त टर्म्स कंडीशन के साथ दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सा भी आत्मसम्मान हो तो लेता ही नहीं, पर इनमें तो है नहीं, तो इन्होंने तो ले लिया। तो सऊदी अरब में इनके लिए क्या कंडीशन रखी है? पहली कंडीशन उसने रखेगा कि भैया देख, बात ऐसी है, लोन की जितनी भी टर्म्स कंडीशन है 100% फॉलो करनी पड़ेगी। अगर एक भी कंडीशन टूटी, हम डिफॉल्टर बोलेंगे। दूसरा, टाइम पे किस्त नहीं दी, हम डिफॉल्टर बोलेंगे। तीसरा, IMF के तुम अभी तक मेंबर हो, ये मान के हम तुम्हें दे रहे हैं, IMF ने अगर तुम्हारी सदस्यता खत्म कर दी तो उसी दिन तुम डिफॉल्टर मान लेंगे, और जिस दिन तुम्हें डिफॉल्टर हमने मान लिया, 72 घंटे में सारा पैसा चुकाना होगा। इतनी बदतमीजी या इतनी बेहयाई तो होम लोन में या पर्सनल लोन में नहीं करते। आपका पड़ोसी ना करता कि भाई 72 घंटे में, देश को अल्टीमेटम है कि 72 घंटे में पैसा वापस दे भाई।
तो उसके बाद ये चीज कर दी और ये और कहा कि इसके 72 घंटे अगर तो डिफॉल्टर हो गया और 72 घंटे में भी पैसा नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाके बैठ जाए। इंटरनेशनल कोर्ट के जितने भी नियम कानून है सब हटा, तेरा जो फैसला होगा वो सऊदी अरब के कानून के अकॉर्डिंग होगा। इतनी बेइज्जती की करके इनको लोन मिला है, फिर भी लेके आ गए। तो अभी लेटेस्ट क्या हुआ, आपने जो एक सुना होगा, एक जो प्रोजेक्ट बड़ा फेमस था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऐसा सपना था, ये एक ऐसी भूलभुलैया थी जो चाइना ने पाकिस्तान को दिखाई कि अरे भाई ये ऐसा CPEC डेवलप होगा, सब तरह से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछेगा, पोर्ट होंगे, रोड होगी, ये होगा वो होगा, और तुम तो भाई साहब एक काम करो, इसके लिए कर्जा मुझसे ले लो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जियोपॉलिटिक्स में, जब कर्जा लिया जाता है तो एक व्यक्ति लेता है, वो प्रधानमंत्री हो या सेना अध्यक्ष हो, जो भी हो, एक बंदा डिसीजन लेता है, पर जब वो कर्जा चुकता है तो पूरा देश चुकाता है। तो पाकिस्तान को कर्जे में डालने के लिए सिर्फ 2 आदमी पटाने की जरूरत है, और 2 आदमी पटे और पूरा कर्जा उसने लिया, और चुका रहा कौन है? पूरा देश। और धीरे धीरे करके CPEC जो प्रोजेक्ट है, इसको चुकाने के चक्कर में और बाकी सारी चीजों के चक्कर में ये पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर जी क्या पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही था? नहीं सर, जब हमारे आजादी हुई थी उसके बाद पाकिस्तान हमसे थोड़ी ज्यादा तेजी से दौड़ा था। 80 के आसपास तो एक ऐसा समय आ गया था जो पर कैपिटा इनकम इनकी हमसे ज्यादा थी। पूरे एशिया की जो एवरेज ग्रोथ की रेट है उससे ज्यादा रेट से पाकिस्तान दौड़ रहा था, और हमको लग रहा था भैया शायद पाकिस्तान ना आगे निकल जाए। लेकिन क्या होता है कि कहते कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। इनका जो मेजर फोकस था हमेशा एक चीज पे रहा, कश्मीर करना है, हमें भारत से लड़ाई करनी है, और ये जो इनकी मेंटेलिटी थी इसका फायदा बाकी देश उठाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अमेरिका टॉप पे है, और अमेरिका को लगता है कोई भी ऐसी कंट्री जो आगे जाके टॉप हो सकती है वो उसको पहले ही कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश करता है। तो कह रहे ये इंडिया है, इसके पास इतनी पॉपुलेशन है, कल को ये ज्यादा ग्रो ना हो जाए, इसको उलझा के रखो। तो वो पाकिस्तान आज नहीं, पाकिस्तान आज के पहले जाने कितनी बार बर्बाद हो चुका होता, लेकिन जब जब वो बर्बाद होने लगता था, अच्छा अमेरिका कहता था लो भैया पैसे ले लो, लो भैया कर्जे ले लो, इसको जिंदा रखा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बाकी सब जगह देश के पास सेना होती है, पाकिस्तान में सेना के पास देश है भाई साहब। पाकिस्तान के बारे में ये फेमस है कि यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री हो अपने 5 साल पूरे ही नहीं कर पाता भाई साहब। यहाँ पे आदमी चुनता है, 5 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई सरकार गिरा देता है, कोई ना कोई तख्ता पलट कर देता है, और यहाँ पे वही प्रधानमंत्री बनता है जिसको सेना चुनती है। और जितने भी मेजर बिजनेस है सब में सेना का हाथ है। तो जब पाकिस्तान का बजट आता है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसके हाथ में जाएगा? सिंपल गैस है, सेना के पास। तो जितना भी पाकिस्तान की जहां से भी टैक्स से इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कमाई आती है तो उसका एक मेजर हिस्सा तो सेना ही अपने पास रख लेती है कि भैया हमको हथियार के लिए पैसा चाहिए, हमको आतंकवादियों को ट्रेन करने के लिए पैसा चाहिए, वो सारा पैसे इकट्ठा कर लेती है। अब बाकी 2 रोजमर्रा की चीजों के लिए, इनकी चाय के लिए, इनके बाकी सारी चीजों के लिए भैया फिर कर्जा लेना पड़ता है। और वो कर्जा लेते लेते इतना ज्यादा कर्जा ले लिया कि अब बजट का सबसे बड़ा जो खर्चा है वो ब्याज है। तो सबसे पहले जितना भी इनकम होती है उसमें से मोटा हिस्सा तो भैया ब्याज ले जाता है, फिर जो बचता है वो सेना ले जाती है। अब जो थोड़ा सा बचा है उसके लिए क्या करें? कर्ज ले लो। ऐसा कर करके अभी तक IMF इसको 14 बार से ज्यादा बेल आउट कर चुका है। मतलब 14 बार ऐसा है कि पाकिस्तान डूबा और IMF ने बचा लिया। और IMF क्या है? एक अमेरिका की पिट्टी संस्था है जहां पे अमेरिका को लगता नहीं यार इसको बचाओ बचाओ। और सर ये जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देना, औकात से ज्यादा खर्चा कर देना, और फिर जब कमी पड़ जाए तो भिखारी की जैसे कटोरा लेके घूमना, ये एक सम्मानजनक आदमी को तो शोभा नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान के क्या है, वो तो जाने कितनी बार मांग चुका है। IMF से भी कई जगह रिपोर्ट में 13 है, कई जगह 14 है, मतलब 10 बार से ज्यादा IMF इसको निकाल चुका है। और इसकी अब आदत हो गई है हर दूसरे तीसरे साल भिखमंगा होने की और फिर कर्जा ले लेने की। लेकिन अब की बार जो ये फंसा है, जैसे कई लोग पूछ रहे हैं राहुल जी अब पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, अब की बार जो फंसा है बुरा फंसा है, क्योंकि अब की बार इसने जिस साहूकार से पैसा लिया है वो अमेरिका नहीं है, अब की बार चाइना है। चाइना अपने सगे आदमियों को नहीं छेड़ता, इसको क्या छोड़ेगा? चाइना जो भी रेट पे लोन देता है महंगी रेट पे लोन देता है। चाइना कभी ब्याज नहीं छोड़ता, चाइना कभी इंस्टॉलमेंट डिले नहीं करता। चाइना कहता कोई बात नहीं, ब्याज तो मैं लूंगा, नहीं दोगे तो चलो ये वाला पोर्ट दे दो, चलो ये नहीं देते तो अब की बार ये दे दो, अब की बार ये दे दो। किसी दिन इमरान खान को भी रख लेगा। और इनकी इस हालत के पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार ये खुद भी हैं, क्योंकि एक तो ये जाहिल है, तो इनको पता नहीं कि एक्चुअली इनके लिए क्या सही है क्या बुरा है। इनको जो इनके पापा अमेरिका ने कह दिया वो कर दिया, और अब नए पापा चाइना कह रहे हैं जो वो कर रहे हैं। इन्होंने आतंकवाद को इतना जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया कि पूरे वर्ल्ड की नजर में आतंकवाद की फैक्ट्री हो गई। तो यहाँ पे कोई FDI, हमारे इंडिया में हम बात करते रहते हैं कि अरे यार इतने FII आ गए, अब की बार इतने FII चले गए, पाकिस्तान की तरफ क्यों इन्वेस्टर नहीं
नहीं आता। पाकिस्तान के कराची एक्सचेंज पे लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप मिला दो तो टीसीएस से कम है। पाकिस्तान की खुद की जीडीपी इतनी है कि मोटा भाई और अडानी हमारे भारत के अगर टॉप 10 अमीर मिल जाएंगे तो वो मिलके पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतनी उसकी जीडीपी है। फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वहां पे बेरोजगारी चरम पे है, गरीबी चरम पे है। वहां पे 58% ही लिटरेट है भैया, 42% लोग तो साक्षर ही नहीं है। ये पाकिस्तान की हालत है। ये हमको गुड़की देते हैं। आधी से चीजें इनको बाहर से मंगानी पड़ती है, पैसा इनके जेब में बचा नहीं है। पूरी दुनिया की जितनी भी संस्थाएं हैं जो लोन दे सकती है, हर व्यक्ति से लोन लेखा है। तो ये वो लड़का है जिसने लगभग हर बैंक से पीएल ले लिया, हर बैंक का क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है। पुराना क्रेडिट कार्ड चुकाता, नया क्रेडिट कार्ड से लोन लेके, क्योंकि जेब की कमाई तो जीरो है। अब इनकी अय्याशी कब तक चलेगी पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये पक्की बात है कि चाइना पूरे पाकिस्तान को ले लेगा। तो पाकिस्तान एक अलग देश नहीं है। अब एक चाइना का नया राज्य भी कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। तो ये था पाकिस्तान की बर्बादी का असली कारण और क्यों पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, अभी $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास है। और ये हमारा जो नालायक बेटा है, इसका रिजर्व कितना है? 10 बिलियन से नीचे जा चुका है। इनफैक्ट इससे बढ़िया तो हमारा पोता बांग्लादेश ही है, जिसका फॉरेक्स रिजर्व $42 बिलियन है, इससे 4 गुना ज्यादा। डूब मर भाई। तो कंक्लूड करते हुए अपन आज बात करते हैं कि आखिर हम इस पाकिस्तान के डाउनफॉल से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं ना, घी खाओ, पगड़ी रख के घी खाओ। आप कर्जा लेना है, ले आराम से, अय्याशी से जीना है, खूब जियो, लेकिन आप अपनी इनकम पे तो ध्यान दो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान दो। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, अर्निंग को मजबूत करो, फिर कर्जा लो। और कर्जा उतना ही लो जितना आप चुका सको। इनफैक्ट देखा जाए तो धीरे धीरे भारत का कर्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे कर्ज के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। हमारा कर्ज बढ़ भी जाएगा तो इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि आगे पीछे चुका देंगे। पाकिस्तान वाली हालत नहीं हो। तो सर इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। इसमें आपको कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना। आपको लगता है ऐसी ही एक वीडियो मुझे और बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे मुझे बताइए, मैं फिर बनाता हूं। और आपके साथ मुलाकात होती है अगली वीडियो में उस टॉपिक पे जो आप बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।